आज बात उत्तर की लड़ाई में दक्षिण की चढ़ाई की, क्योंकि चुनाव भले ही यूपी का है लेकिन दिल सबका धड़क रहा है। सबकी निगाहें यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर ही टिकी हुई हैं और यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता जहां यूपी में आकर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं शिवसेना जैसे दल चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन यूपी में ताल ठोकने वाले दलों की लिस्ट सिर्फ इतनी भर नहीं है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, एक अच्छी सी लिस्ट है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर की लड़ाई, दक्षिण की चढ़ाई। यूपी के दंगल में शिवसेना ने ताकत लगाई। ओवैसी के बाद शिवसेना का शतक, साडा हक एथे रख। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अगले साल चुनाव है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी है। दावेदारों की लिस्ट में नया नाम महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना का है, जिसने यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शिवसेना से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हम चुनाव तो हमेशा वहां लड़े, चाहे हमें यश अपयश कोई भी हो, लेकिन पार्टी का संगठन है, लोग काम करते हैं और उनकी इच्छा होती है जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने चाहिए, चुनाव से भागना नहीं चाहिए। तो जरूर वहाँ की हमारे जो कार्यकारिणी ने बताया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमने भी कहा चुनाव लड़िए। वहाँ 400 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, तो हम 100 के आसपास सीटें लड़ सकते हैं। शिवसेना का यूपी आना कहीं न कहीं भाजपा को चुनौती के रूप में देखा जा रहा, क्योंकि जहां ओवैसी की नजर सपा के मुस्लिम वोट पर है, वहीं शिवसेना की नजर भाजपा के हिंदू वोटर्स पर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम सियासी दल दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में अब एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने यूपी में दस्तक दी। शिवसेना की जो प्रदेश इकाई है उसने ये ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर वो भी अपने कैंडिडेट उतारेगी। ऐसे में जब चुनाव इतने करीब हैं तो इस तरह का ऐलान काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार 100 सीटों पर उतारेंगे तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, उनके उम्मीदवार उतारने से किसको फ़ायदा होगा। ठीक इसी तरीके से अगर शिवसेना सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी तो क्या कहीं वो बीजेपी को ही तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शिवसेना यूपी में भाजपा का कितना खेल खराब करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से दक्षिण की दिलचस्पी यूपी में बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं यूपी के स्थापित दलों में बेचैनी बढ़ाती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वोट के अलावा राजनीतिक दलों की नजर दलित वोट पर भी है, जिस पर रामदास अठवले ने अपना दावा कर मायावती के खेमे में खलबली मचा दी है। मतलब सपा हो या भाजपा या बसपा, दक्षिण वाले दलों की नजर उत्तर पर टिक गई है। दरअसल यूपी में 19% मुस्लिम है और 22% दलित। सबको लगता है कि ये वोट बैंक अगर उनके पास आ गया तो यूपी पर उनकी दावेदारी पक्की है। हालांकि ये कोशिश 2017 के चुनाव में भी हुई थी, तब शिवसेना ने 50 सीटों पर और असदुद्दीन ओवैसी की AIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली। पर इस बार गठबंधन को हथियार बनाकर चोट करने की तैयारी है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में शिवसेना की भी हिस्सेदारी होगी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी पहले से शामिल है। ऐसे में शिवसेना इस मोर्चे का हिस्सा बनेगी या अलग से चुनाव लड़ेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस बार यूपी के दंगल में करीब 2 दर्जन दल ताल ठोक रहे हैं। मतलब जो किसी राज्य में नहीं हुआ वो अब यूपी में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो अब तक आपने देखा कि इस मैदान में कितने खिलाड़ी हैं, लेकिन यूपी में ताल ठोक रहे इन राजनीतिक दलों की सिर्फ अपना खेल बनाने तक ही नजर नहीं है, ये बल्कि दूसरों का खेल खराब कैसे करना इस पर ज्यादा नजर रहती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब शिवसेना या AIMIM यूपी में चुनाव लड़ रहे हों।
क्योंकि जैसी दावेदारी अब ये कर रहे हैं ये ठीक वैसी ही 2017 के चुनाव में करते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दावेदारी के साथ अपना खेल बनाने की ये कोशिश करेंगे या फिर दूसरों का खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि शिवसेना की नजर भाजपा के हिंदू वोट पर है और ओवैसी की नजर सपा के मुस्लिम वोट पर है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में हिस्सेदारी, सबकी दावेदारी। यूपी के चक्रव्यूह में कौन पड़ेगा किस पर भारी। चुनाव यूपी का है लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि यूपी में कौन जीतेगा, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव क्रिकेट का वर्ल्ड कप है तो यूपी का विधानसभा चुनाव भी किसी T20 वर्ल्ड कप से कम नहीं है। यही वजह है कि बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की दिलचस्पी यूपी में बढ़ती जा रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ शिवसेना, RPI, NCP चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सबके अपने अपने दावे और अपने अपने एजेंडे हैं। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी सांप्रदायिक पॉलिटिक्स के दम पर मुस्लिमों को रिझाने में लगे हैं। वहीं बिहार की JDU, VIP और RJD भी अकेले या गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। जानकारों की माने तो इन राजनीतिक दलों की नजर जीत से ज्यादा दूसरों का खेल खराब करने पर है, क्योंकि बीते 24 घंटे में शिवसेना के 2 बयान बताते हैं कि वो खुद ऊहापोह की स्थिति में है। पहले शिवसेना ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, जो अब घटकर 100 सीटों पर आ गई है। लेकिन शिवसेना घोषणाएं चाहे जितनी बड़ी कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी का जनाधार ना के बराबर है। क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो शिवसेना ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 56 पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इन 57 सीटों पर शिवसेना को सिर्फ 88,595 वोट मिले थे, जो वोट प्रतिशत का 0.1% था। जिन 57 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा, उनमें 43 सीटें ऐसी थी जिन पर शिवसेना के प्रत्याशी 1000 वोट भी नहीं ला पाए। 10 से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जहां पर उनके प्रत्याशी को 200 से भी कम वोट मिले, जबकि कुछ सीटों पर शिवसेना प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। सिर्फ गोंडा की एक सीट थी जहां शिवसेना प्रत्याशी महेश नारायण तिवारी को 35,606 वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो चौथे नंबर पर थे और इनमें से ज्यादातर वोट उनके व्यक्तिगत माने जाते हैं और इन ज्यादातर सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं ओवैसी की बात करें तो 2021 में 100 सीटों पर ताल ठोक रही ओवैसी की पार्टी 2017 के चुनाव में भी 38 सीटों पर लड़ी थी। वो बात और है कि एक भी सीट उसके हिस्से में नहीं आई। ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 2,05,232 वोट मिले, जिसका वोट प्रतिशत मात्र 0.2% रहा और ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। मतलब साफ, शिवसेना और MIM जैसे दल यूपी में चाहे जितनी दावेदारी ठोकें, यूपी की जनता ने उन पर कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन इस बार करेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी कभी केन्या जैसी टीमें भी सेमीफाइनल तक पहुंच जाती हैं। लेकिन क्या यूपी के इस महासंग्राम में कोई ऐसा दल किंग या किंग मेकर बनेगा, या फिर चुनाव लड़ने का खेल चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा? अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। दिलचस्प है ना? चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के आखिरी किले की, जिसे बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली पहुंच गई रविवार को, क्योंकि ये वो किला है जो अभी तक नहीं हिला है। लेकिन अब कांग्रेस के इस दुर्ग की बात करें तो ये दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि प्रियंका इसकी मरम्मत में जुट गई हैं, क्योंकि भाजपा की जो नजर है वो लंबे समय से कांग्रेस के इसी आखिरी किले पर है। ऐसे में प्रियंका क्या इस किले को बचा पाएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि यूपी में कांग्रेस का चेहरा आखिरकार होगा कौन, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में फूट पड़ी है, उसे देखकर पार्टी को यूपी में एक ही CM चेहरा चाहिए और इसकी जरूरत वो महसूस करता है। क्या वो चेहरा प्रियंका गांधी का होगा? ये रिपोर्ट देखिए।
कांग्रेस का आखिरी किला बचाने पहुंची प्रियंका। रायबरेली पर भाजपा की नजर, क्या 2022 में पूरी होगी कसर? रायबरेली ये कांग्रेस का वो किला है जो 2014 और 2019 की आंधी में भी मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन 2022 की लड़ाई में गांधी परिवार का सबसे मजबूत दुर्ग हिलता नजर आ रहा है। अब इसी को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वड्रा रविवार को अपने पूरे लाव लश्कर के साथ रायबरेली पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ अपनी महासचिव का स्वागत किया और प्रियंका ने चुरवा हनुमान मंदिर में माथा टेक कांग्रेस को मजबूत करने का आशीर्वाद लिया। लेकिन तभी वो तस्वीर सामने आई जिसने रायबरेली में कांग्रेस के हालात को जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़ गए, तू मैं से शुरू हुई बात हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस को बीच में आकर मामला संभालना पड़ा। अभी एक दिन पहले लखनऊ में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे। अब रायबरेली में वही तस्वीर देख साफ है कि कांग्रेस को सच में मरम्मत की जरूरत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को वैसे तो केवल 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आना था, लेकिन वो अपने निर्धारित दौरे से एक दिन पहले ही लखनऊ पहुंचती हैं और यहां लगातार 2 दिनों तक उन्होंने पार्टी कार्यालय पर 2022 की रणनीति को लेकर मंथन किया। लगभग 20 घंटे तक अलग अलग 12 सेशन में उन्होंने कई बैठकें की। पहले वर्किंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी के साथ बैठक हुई, उसमें रणनीति तय हुई, फिर इलेक्शन कमेटी के साथ बैठक हुई और फिर ये तय किया गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। फिर सभी 8 जोन के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, महासचिव, उन सभी लोगों के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने अलग अलग जोनवार बैठकें की। इस बैठक की महत्वपूर्ण बात ये रही कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद ज़्यादा नहीं बोला, बल्कि जो लोग बैठक में मौजूद थे उनसे उनकी राय पूछी, उनका फीडबैक लिया और अब ये तय हुआ है कि 25 सितंबर तक जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के टिकट पर, वो अपना आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वड्रा पहले सिर्फ 2 दिन के यूपी दौरे पर थी, लेकिन जब वो नेताओं से मिली और अलग अलग खेमों में बटी, कांग्रेस को देखा तो अपना दौरा और आगे बढ़ा दिया। प्रियंका ने तय किया कि वो रायबरेली जाएंगी और कमजोर होते जनाधार को मजबूत करेंगी। 2 दिन तक लखनऊ में मैराथन मंथन करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार सुबह रायबरेली के लिए रवाना हो गई। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा को अब कांग्रेस के गढ़ रायबरेली की चिंता काफ़ी सता रही है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस अपना गढ़ अमेठी गंवा चुकी है और हाल ही में जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए तो अमेठी और रायबरेली दोनों जगह कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा की चिंता ये है कि कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव रायबरेली में भी जो पार्टी का गढ़ माना जाता है वो उनके हाथ से ना फिसल जाए। इसीलिए अब रायबरेली पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोकस किया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या प्रियंका यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने में कामयाब रही हैं, या प्रियंका ने जब से यूपी में कांग्रेस की कमान ली तब से उन्होंने कांग्रेस को कितनी मजबूती दी? नहीं, जितना असर 2019 के लोकसभा चुनाव में पड़ा है उससे कम असर 2022 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, ये मेरा कैलकुलेशन है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्ति की ओर है। तो प्रत्याशी तो 403 लड़ा सकते हैं, लड़ने वाले उनके यहाँ हो सकते हैं, इससे मैं नहीं मना करूँगा, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास फोटो खिंचाने वाले बस नेता बचे। महिला है, आना भी चाहिए। पुरानी नेता पहले भी आ चुकी हैं, शायद हर चुनाव में आती हैं कुछ दिन के लिए। बाकी अब कोई टिप्पणी उन पर नहीं करना चाहता, क्योंकि सपा हो या भाजपा, सभी की नजर कांग्रेस के आखिरी किले पर है और कांग्रेस के लिए मुश्किल ये कि रायबरेली जिले में उसके 2 विधायक हैं, लेकिन दोनों के दोनों बागी। सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अदिति सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के गुणगान में व्यस्त हैं, तो हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान से कर चुके हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है
कि क्या प्रियंका रायबरेली को बचा पाएंगी या फिर अमेठी की तरह रायबरेली भी ढह जाएगी। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अच्छा, प्रियंका गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को मजबूती देने में लगी हुई हैं, उसे देखकर यह भी मन में आ रहा है कि क्या यूपी में प्रियंका ही कांग्रेस का सीएम का चेहरा होंगी। और अब इस सवाल का जवाब कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने दे दिया है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि प्रियंका गांधी ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा हैं। प्रियंका गांधी ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काफी हैं। प्रियंका के नाम पर मुहर लगाने वाली बात आप भी सुनिए। हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है। वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। दूसरे को लगे तो जब प्रियंका जी से बात होगी तो उनसे अवश्य पूछ लें। बात कर लेते हैं टिकैत के मिशन बुंदेलखंड की। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन को धार देने के बाद अब राकेश टिकैत इसे और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी मकसद से रविवार को राकेश टिकैत बुंदेलखंड पहुंच गए, जहां किसान महापंचायत में उन्होंने हिस्सा लिया और कृषि कानून को लेकर भाजपा पर जमकर हमला किया। टिकैत का मिशन बुंदेलखंड, किसान आंदोलन को मिलेगी धार, टिकैत ने लगाई जान। मुजफ्फरनगर महापंचायत में उमड़ी भीड़ के बाद राकेश टिकैत किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश के हर जोन में फैलाने में जुट गए हैं। और ये तस्वीर बुंदेलखंड में पैर जमाने की सबसे बड़ी कोशिश है, जिसे अंजाम देने रविवार को राकेश टिकैत संपर्क क्रांति ट्रेन पर सवार होकर बुंदेलखंड पहुंचे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सियासी पार्टियां जहां एक तरफ यात्राओं और सम्मेलनों के जरिए अपना सियासी माहौल दुरुस्त करने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ताबड़तोड़ दौड़े कर सूबे की सियासत में और गर्मी पैदा कर रहे हैं। राकेश टिकैत आज एक दिन के दौरे पर बुंदेलखंड में थे। वो सबसे पहले बांदा पहुंचे। यहां उन्होंने किसान नेताओं के साथ बातचीत की, उनके साथ चाय पर चर्चा की, उनके खेतों को देखा, उनकी फसलों को देखा। इसके बाद वो दर्जनों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ हमीरपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते भर टिकैत जिंदाबाद और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। हमीरपुर में उन्होंने किसानों के साथ महापंचायत की। इस महापंचायत में उन्होंने भारी भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से हाथ उठवाकर हुंकार लगवाई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कराई और ये बताने की कोशिश की कि जो मौजूदा सरकार है वो कतई किसानों के हित में नहीं है, किसानों की हमदर्द नहीं है, बल्कि किसानों के खिलाफ फैसले ले रही है। राकेश टिकैत कई जिलों से होते हुए बांदा पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने कई किसान नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होने हमीरपुर के लिए रवाना हो गए। राकेश टिकैत का काफिला पत्थर मंडी कबरई से गुजरा तो बुंदेली किसानों ने उन्हें रोककर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों में दम भरते हुए आजादी की लड़ाई को याद दिलाया और आखिरी दम तक आंदोलन करने की बात कही। आजादी में 90 वर्ष लगे, किसान की आजादी में कितने वर्ष लगेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन ये आजादी की लड़ाई जारी है। जो किसानों की आजादी की लड़ाई है, मजदूर की है, जो नौजवान की है, जो 14 करोड़ लोग, वे नौजवान साथी, वे बच्चे जिन्होंने भारत सरकार के कहे पे उनको वोट दिया, वो नौजवान से हम चाहेंगे कि वे 14 करोड़ लोग हैं, वे भारत सरकार से क्वेश्चन जरूर करें कि 2 करोड़ नौकरियों का हमारा क्या रहा, ये क्वेश्चन जरूर है। राकेश टिकैत महोबा की पत्थर मंडी में भी पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि 2022 में भारतीय किसान यूनियन किसका समर्थन करेगी, तो वो सवाल का जवाब टाल गए, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विवादित नारे के बारे में जरूर जवाब दिया। श्री राम तो हमारा है, हमारा था राम राम, हमारा है श्री राम, इनका है जय श्री राम। तो हम भी रघुवंशी हैं, रामचंद्र जी भी रघुवंशी थे, तो उसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं। और इस देश के संविधान ने हमको नारे लगाने का राइट दिया। इस देश में कौन कैसे पूजा पद्धति करेगा, वो सबको राइट संविधान में है। जिस दिन संविधान के क्लोज से ये शब्द हट जाएगा, उस दिन नारा नहीं लगाने के। क्या पॉलिटिकल पार्टी हमको ये बताएगी कि किसान यूनियन के मंच पे कौन सा नारा लगना है? बुंदेलखंड में किसानों की बड़ी समस्याएं रही हैं, या यूं कहें
सूखे की मार से सबसे ज्यादा परेशान बुंदेलखंड ही रहा है। ऐसे में राकेश टिकैत का बुंदेलखंड जाना और किसानों को एकजुट करना कहीं न कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत जहां जहां से गुजरे उनके सम्मान में किसान उमड़ पड़े, जो बता रहा था कि किसान आंदोलन को किसानों का गजब समर्थन मिल रहा है। अब समर्थन 2022 में किसका खेल खराब करेगा और किसका बनाएगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।